Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. कल एक बात कही थी हमने, नहीं साहब मुझसे कहलवा दी गई थी कि केवल दो क्वेश्चन से केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज कराया जा सकता है। इस चीज को एक्सेप्ट करने वाला कोई बंदा है, ठीक है, इस चीज को मानने वाला कोई बंदा है। आज इस गेम को खेलते हैं और इस गेम के साथ अपने साथ में काम करते हैं, और इस चीज को एक्सेप्ट करने वाला बंदा ये मैं तो नहीं मानता हूं कि कोई दो क्वेश्चन से केमिकल काइनेटिक्स करा देता है। देखते हैं कैसे कराते हैं, और आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन्होंने सही में कराया। मैं बात को नहीं मानता हूं, ये कराएंगे नहीं कराएंगे ये जाने, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बताइए, करा देंगे? चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, आज तक हमेशा चैलेंज से एक्सेप्ट करे हैं, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करा। ये रिवीजन कराने वाला चैलेंज सबसे पहले एक्सेप्ट करा। अब उसके बाद में जो दूसरी बात एक्सेप्ट करी है, जो आप कह रहे हैं, वो ये एक्सेप्ट करी है कि केवल दो क्वेश्चन से मैं आपका बेस्ट रिवीजन कराऊंगा केमिकल काइनेटिक्स का। ये चैलेंज भी मैं इस समय पे एक्सेप्ट करता हूं। चलिए साहब, इनका चैलेंज हमने भी मान लिया, दैट्स इट। देखते हैं चीजें होती है नहीं होती है। ओके, तो बात शुरू करते हैं। इन्होंने मुझे दे दिया ये पीडीएफ और मैंने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया। और चैलेंज तो स्वीकार, यार चैलेंज में जब तक मजा नहीं आता, जब तक 2-4 बार है ना, बस अटकने वाली बातें ना हो, झटकने वाली बातें ना हो। तो स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे पास में इन्होंने मुझे दिया हुआ है, तो मैं आपके सामने लिखता हूं a2 + b2 = इन्होंने कहा 2ab। ये क्वेश्चन नंबर 1 से बात कर रहे हैं, और मुझसे कहा गया कि a to b यहां पर है, से a to b मिलता है मुझे, और यहां b2 से 2b मिल रहा है। ये मेरे पास में क्या है, स्लो है, और ये मेरे पास में फास्ट है। इससे पहले मैं कुछ छोटी सी बातें आपसे करना चाहता हूं। ये लोग तो चले गए, अब हम बात करेंगे आप और मैं मिल करके। पहली बात, जो हमारे पास में रेट एक्सप्रेशन की बात होती है, तो उस रेट पे एक्सप्रेशन के अंदर इनिशियल रेट प्रोडक्ट का हमेशा ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाने वाली बात करूंगा, तो मैं आपको चीजें सिखाता चला जा रहा हूं कि मेरे पास में इधर की ओर कंसंट्रेशन है, इधर की ओर टाइम है। ये मेरे पास में कौन है, ये रिएक्टेंट है, और ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट का ये इस तरह से देखा जाए तो शुरू का स्लोप क्या है, ज्यादा है, और स्लोप ज्यादा होगा तो हमारे पास में रेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि dc/dt ही तो हमारे पास में क्या है, स्लोप होता है। और स्लोप जो dc/dt है वही हमारे पास में रेट के बराबर है। तो इनिशियल रेट हमेशा हमारे पास में ज्यादा होगा। दूसरी बात, आप थोड़ी सी बातों को इनको याद रखिए। मैं इनके चैलेंजिंग क्वेश्चन को तो मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास में क्या है, dN2/dt = -½ dS2/dt = +½ dNS3/dt। ये मेरे पास में हो गया। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस किसका, डिसअपेरेंस ऑफ S2, डिसअपेरेंस ऑफ N2, अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। और ये चीज क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आपको आता होगा, मान करके चलते हैं, और उसके बाद में हम अपने गेम को स्टार्ट कर देते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड, गेम स्टार्ट। चैलेंज एक्सेप्ट हो गया है और गेम स्टार्ट हो गया है। गेम हमारे पास में यहां शुरू हो गया। उसने कहा, ये मुझे दिया हुआ था इन्होंने, और इन्होंने पहली बात मेरे से पूछी है, फाइंड आउट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आपका मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। हम बात करेंगे, बीच में आते नहीं आते उससे कोई लेना देना नहीं है, हम अपना खेल शुरू करते हैं। क्या है, फाइंड आउट रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए रेट एक्सप्रेशन करना है, तो ये मेन रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन से रेट गवर्न होता है, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया। आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, 0, कुछ भी, लेकिन मोलिकुलरिटी मैक्सिमम कितनी होती है, 3 से ज्यादा होने पे वो मल्टी स्टेप बन जाती है। जैसे ये जो मल्टी स्टेप का स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ करता है, और उसके आगे जो चीज होती है पावर्स, उन्हीं को हम उसके ऊपर लिख दिया करते हैं। लेकिन मेन इक्वेशन में A2 और B2 हैं, यहां पर A2 तो है, B2 नहीं है, तो क्यों ना B2 को कहीं से ले आए। ये इक्विलिब्रियम साइन बना रखा है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे, K इक्विलिब्रियम = B² / B2, ये हम ले आए।
इसका मतलब b को इसके टर्म्स में रख दीजिए, k इक्विलिब्रियम यहाँ b2 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये इक्विलिब्रियम साइन, अरे इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है, या डिसोसिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम टाइम पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, नहीं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास में ये हो गया। अब b की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, b इज इक्वल टू k की पावर हाफ और b2 की पावर हाफ, उठा करके यहां रख दीजिए। क्या होगा k, यहां क्या होगा a2 और यहां क्या होगा k की हाफ, जो भी k नया लिया है, और b2 की पावर हाफ। ये दो k मिलकर के एक बनाएगा k डैश, ये क्या a2 और ये क्या b2 की पावर हाफ है। अब मैं ऑर्डर की बात करता हूं, ऑर्डर कितना, इसके रिस्पेक्ट में 1, इसके रिस्पेक्ट में हाफ, कितना बैठता है ये 3/2, इसके रिस्पेक्ट में 1, इसके रिस्पेक्ट में हाफ, कितना बैठता है ये 3/2। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज 1, विद रिस्पेक्ट टू b2 इज हाफ, टोटल मिलाकर के कितना हो गया हमारे पास में 3/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास में पार्ट 1 खत्म हुआ। आपके पास में पीडीएफ है, देखते रहिए। आपसे क्या कहता है, फाइंड आउट द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a2 एंड b2, ऑर्डर बताना a2 b2। पहला पार्ट खत्म करा, सेकंड पार्ट खत्म कर दिया। अब आपसे कहता है रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ द रिएक्शन। इसमें जो रेट कांस्टेंट ये दिया हुआ है, इसकी यूनिट बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है, ये k है, तो इधर की ओर हम लोग क्या करते हैं, dx/dt कंसंट्रेशन के लिए अगर हम बात करेंगे k, और x की पावर क्या करते हैं हम n करते हैं इन जनरल। तो मेरे पास में इसकी यूनिट क्या हो गई, मान लो इसकी यूनिट u है, इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी, ऊपर की ओर जाके सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा k, और इसकी यूनिट u की पावर n। इसको इधर ले जाइए, u की पावर 1 - n सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू k। इसका मतलब क्या है, ये u क्या है, ये u यहाँ x कुछ भी हो सकता है। x अगर हमारे पास में कंसंट्रेशन है तो ये चीज हो जाएगी m, और अगर ये प्रेशर है तो ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट कुछ भी हो सकती है। इसको कंपेयर करना होता है, इसको हमें कंपेयर करना होता है। अब यहां पर हमारे पास में जो ऑर्डर है वो कितना है, ये हाफ है और ये कितना है 1 है, ये हाफ है, ये 1 है, तो टोटल 3/2 है। 3/2 यहां रखेंगे तो u1 - 3/2 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ k। दैट्स इट। मतलब ये कि k की यूनिट अगर आपको निकालनी है तो इसको इसके नीचे ले जाइए, इसको नीचे ले गए तो ये आपका क्या होगा, ऊपर की ओर यूनिट 1 थी, नीचे की ओर इसको आपने इससे डिवाइड करा, जब इससे डिवाइड करा तो ये 1 - n बन गया, और हमारे पास में इसको n को क्या कहते हैं, ऑर्डर को यहां रखा, ये इसकी यूनिट आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता था, यूनिट से ऑर्डर निकालना। तो हमारे पास में मान लीजिए k इज इक्वल टू लिखा हुआ 2 × 10⁻⁻6 m सेकेंड इनवर्स, तो ये हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में क्या होगा, m की पावर कितना है 1 है, m की पावर 1 है तो यूनिट की पावर 1 हो गई, तो मेरे पास क्या होगा 1 - n इज इक्वल टू 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो ये यूनिट हमारे लिए किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो दोनों केस हो सकते हैं, k इज इक्वल टू अगर ये दिया हुआ है तो इससे कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास में दिस इज इक्वल टू 1 है, हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारे पास में दूसरी तरफ कौन से वाली वैल्यू दी गई है, अगर हमारे पास में क्या दिया हुआ, ऑर्डर दिया, तो उससे यूनिट निकाली जा सकती है। तो हमने अपना क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तक हमने बातें उड़ा दी हैं। अब हमारे पास में बात आती है फोर्थ वन। ये तो आपको बात समझ में आ गई थी, स्लो स्टेप उठाया। मेन रिएक्शन में A2 और B2 हैं, आपको क्या चाहिए, B2 के टर्म्स में चाहिए कौन, B, तो आपने क्या करा, k इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर अपॉन दिस, B की वैल्यू आपने रखी k B2, इसका अंडर रूट लिया, इस वैल्यू को उठा करके आपने कहां यहां रख दिया, इससे ऑर्डर आपके आ गए, ये सारे कांस्टेंट एक जगह पर कर दिए, ये हमारे पास में हो गया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, नेक्स्ट बात में हमसे क्या कहा, फोर्थ नंबर के पॉइंट पे आ जाइए। फोर्थ नंबर के पॉइंट पे वो हमसे ये कहता है, एक एक करके सारी बातें समझाता जा रहा हूं मैं आपको। पहली बात मैंने आपको क्या समझाई, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग। दूसरी बात क्या हुई, मेन इक्वेशंस को हम वापस रखा करते हैं। तीसरी बात क्या हुई, ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है। चौथी बात क्या हुई, के की यूनिट कैसे निकाली जाती है, यूनिट से ऑर्डर, ऑर्डर से यूनिट, कुछ भी बताया जा सकता है। अब पांचवी बात हमसे क्या कहता है, ये जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें B2 को एक्सेस में कर दिया, मतलब B2 को एक्सेस में कर दिया, जिसको हम एक्सेस में करते हैं उसकी कंसंट्रेशन को मान लेते हैं कांस्टेंट। तो हमारे पास में क्या हुआ, R इज इक्वल टू K और A2 की पावर 1 रहेगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ जाकर के एक नया कांस्टेंट पैदा कर देगी। इस तरह से देखते हैं तो यहां पर रेट जो हुआ, यहां पर जो रेट हुआ वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि ऑर्डर अब फर्स्ट ऑर्डर हो गया।
फोर्थ खत्म हो गया। अब आपसे कहता है अब ये फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग रिएक्शन चल रही है, तो फिफ्थ हमसे पूछता है इफ वी फॉलो द फोर्थ पॉइंट देन फाइंड आउट द टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन 99%, 99.9%। इफ टाइम फॉर 50% कंप्लीट इज 10 मिनट। हमारे पास में क्या कहता है 50% को पूरा करने के लिए 10 मिनट लगते हैं टाइम, तो 99.9% पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये बात कही गई किसके लिए है, इसके लिए। ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर हम जानते हैं T इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 के log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, ये चीज होती है। ये शुरुआत की है, ये हमारे लिए किस तरह से होता है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास में दिया होता है, मान लो x से लेकर के y है, ये शुरू में होता है 0, A माइनस एक्स हमारा क्या होता है बाद में टाइम t पर, ये शुरू में। ये मान लीजिए मेरे पास 100 था, अब हमारे पास में क्या है 99% कंप्लीट हो गया, 99% कंप्लीट हो गया या 50% कंप्लीट हो गया, तो a माइनस एक्स कौन सा होता है, बचा हुआ। तो 50% जब कंप्लीट होता है तो बचा कितना रह जाएगा 50। तो पहला टाइम 50 वाला मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 50 वाला टाइम दे रखा है 10 मिनट। अब कितना बचा रह गया 100 माइनस 99.9, मतलब कितना बचता है 0.1। इस वाले टाइम को बताना है, दैट्स इट। तो t इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, पहला T1 2.303 अपॉन के log 10, 100 था बचा 50 रह गया। दूसरे वाला T2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10, 100 अपॉन बचा कितना रह गया 0.1, दोनों को डिवाइड कर दिया, खटाखट ये कट गया आपके पास, आंसर आ गया। फर्स्ट ऑर्डर हो गई, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन ले लिया। फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लेने के बाद में हमने कहानी को इस जगह पर ले जा करके खत्म कर दिया। अब इन ऑर्डर्स की कहानी बड़े आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, वो मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। अब हम और एंटर हो जाते हैं, परसेंटेज बेस वाली कहानी भी हमने कर दी, हमने एक्सेस वाली बात भी ले ली। एक्सेस में क्या होता है, हमारे पास में जिसके रेस्पेक्ट में हम एक्सेस बोल रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होता है 0 हो जाता है। अब उससे नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड कंसंट्रेशन। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम जानते हैं दिस इज फॉर सिक्स्थ, हम जानते हैं टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n-1, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन की कोई भी पावर हो तो टाइम और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल स्टाइल में होते हैं। तो जब भी हम टी हाफ निकालेंगे किसी का, कुछ भी निकले, लेकिन के हमेशा क्या आएगा, टाइम के रिवर्स में आएगा, के हमेशा टाइम के रिवर्स में आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर की बात करी है, उसने कहा ग्राफ बताइए, तो n इज इक्वल टू मेरे पास में 1 लिखा जाएगा, तो टी हाफ की वैल्यू अपने आप में क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो यहां अगर मैं टी हाफ लेता हूं तो और कंसंट्रेशन लेता हूं तो ये हमेशा के लिए क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। कल को अगर वो मेरे से इस तरह से कह देता है कि यहां पर टी हाफ लिखा है, यहां ए है और ऐसे बना दिया, तो हमसे पूछेगा बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो पहले मैं ये पता करूं ये ग्राफ क्या है। तो ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे करके बनता है, ये ऐसे करके बनता है। इसको कर दो इससे कंपेयर, तो n-1 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 2, तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर। कल को हमारे पास में ग्राफ ये पूछता है, मान लीजिए हमारे पास में ये करके बात करी गई है और ये a है, तो यहां क्या होगा आपका, ये हमारे पास में क्या होगा, a स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। जिससे दूर भागते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, ये पैराबोलिक ग्राफ है। एक्चुअल में ये पैराबोलिक ग्राफ है। क्या करते हैं हम एक काम करा करते हैं जिससे हम दूर भागते हैं। जैसे ये है हमारे पास में, ये है ऐसे करके, ये y है ये x है, तो यहां क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप, ऐसे। तो उससे दूर भागते हैं, किससे, जिसका हम स्क्वायर करते हैं उससे दूर भागते हैं। तो जिससे दूर भाग रहे हैं उसका स्क्वायर कर दो, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ये, कंपेयर कर दीजिए। आज कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, कल को प्रेशर की बात भी कर सकता है। क्या कहेगा, टी हाफ दिया और प्रेशर दिया 2, 8, ठीक है, हमसे कहेगा 4, कुछ भी कह सकता, 32, हमसे कहेगा कि बताइए साहब इसका ऑर्डर कितना है। तो आप क्या करेंगे, इस वाले केस में क्या करेंगे, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी की पावर n-1, टी रखिए, पी रखिए, टी रखिए, पी रखिए, दोनों को डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा आपका, दैट्स इट। और क्या करके जाना आपको टी हाफ में, और कुछ नहीं करके जाना।
चलिए साहब, मुझे तो काम केवल क्या दिया था, इन क्वेश्चंस को, चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ना, मैं उन्हीं को कर रहा हूं, लेकिन बीच बीच में आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता चला जा रहा हूं। क्या कि अगर मैं आपसे सेकंड ऑर्डर की बात करूंगा तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/k 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, ऐसे करके यहां टी हाफ निकालना है तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, a/2, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 1/k 2/a, यहां a/2 रख दिया, ऊपर चला गया, माइनस 1/a, और t इज इक्वल टू क्या होगा 1/k। दिस इज फॉर सेकेंड, दिस इज फॉर सेकेंड। फर्स्ट के लिए कितना था 0.693/k, जीरो के लिए आप निकाल लीजिए, जीरो के लिए आप कर लीजिए, ठीक है। ये हो गई बात टी हाफ से रिलेटेड। हम चीजों से नहीं हटेंगे, सेकंड ऑर्डर की बात आएगी तो सेकंड पे बात करेंगे, पार्शियल की आएगी तो पार्शियल पे करेंगे। अभी हमने 6 पार्ट या 6 पॉइंट अपने कंप्लीट कर दिए। नाउ कमिंग टू द 7th, इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज 2 देन फाइंड आउट द k 75/k 35। टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, ये 7th पॉइंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है 10 के अंतर पर, मतलब दो रेट कांस्टेंट में 10 का डिफरेंस है, जैसे k 35/k 25 है, इनका रेशियो आपका 2 to 3 के बीच में होता है। मतलब कितना बढ़ गया ये 100% से लेकर के 200%। दुगना से तिगना होना मतलब कोई चीज दुगनी हो गई, कोई चीज अब से दुगनी हो गई तो वो 100% बढ़ गई, 3 गुनी हो गई तो 200% बढ़ गई, 300% नहीं 200% बढ़ गई। तो हमें क्या होगा कि अगर 10 डिग्री का इंक्रीमेंट करते हैं तो रेट कांस्टेंट 100 से 200 के बीच में इंक्रीज हो जाता है। अब चूंकि रेट कांस्टेंट आपका जो होता है वो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन की पावर n करके होता है, तो R2/R1 इज इक्वल टू K2/K1, तो रेट का रेशियो भी उसी परसेंटेज के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमसे क्या कहा, हमसे ये कहा कि अगर ये हमारे पास में टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 दी है, तो हमें K 75/K 35 की वैल्यू बतानी है, ये बात पूछी हुई है। अब इसके लिए हमारे पास में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्या, कि हमारे पास में KT प्लस डेल्टा टी अपॉन KT इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की पावर डेल्टा टी बाय 10। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। मतलब ये है कि नीचे की ओर कितना है 35 है, ऊपर की ओर कितना 75 है, और यहां टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना 2 है। अब कितना डिफरेंस है, दिस माइनस दिस, मतलब इसमें से इसे सेपरेट करिए तो क्या आएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास में इसमें से जब इसे सेपरेट करेंगे कितना होगा 40/10, दैट्स इट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है 10 डिग्री के डिफरेंस पे 2 to 3 के बीच होता है। इस बार उसने कहा आपका 2 है, मतलब 100 से 200 के बीच में बढ़ेगा, रेट भी 100 से 200 के बीच में बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेट इसी तरह से देखे जा रहे हैं हमारे पास में। अब 75/35 की बात आती है तो हमने कहा KT प्लस डेल्टा टी अपॉन KT की वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट की पावर डेल्टा टी बाय 10 होती है, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास में 40 है बाय 10, दैट्स इट द आंसर। ये हमारे पास में आंसर हो गया। तो अब तक हम करते जा रहे हैं चैलेंज चैलेंज चैलेंज, मतलब चैलेंज इज एक्सेप्टेड और कंसेप्ट इज समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आ रहा है। इस वीडियो को आप देखते रहिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। केमिकल काइनेटिक्स जिंदाबाद, बस यही वाली बात निकल करके आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स करते चले जाइए, बात समझ में आती चली जाएगी। चाहे मैंने शुरू से लेकर अब तक बात की, तो चैलेंज मान लिया था हमने आपका, खड़े रहो, अभी यहां बुला के छोड़ूंगा, आप चिंता न करो, आप यहां आओगे, ठीक है। चलिए साहब 8 की बात आती है। 8 हमारे पास में क्या है, log 10K इज इक्वल टू 4 माइनस 10/T करके लिखा हुआ है। हमसे कहता है कि बताइए इस वाले केस में एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी। हमें कुछ नहीं करना, हम जानते हैं K इज इक्वल टू क्या होता है A/RT, यह है एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट। इसके अंदर हमारे पास में T की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो गई तो K की वैल्यू किसके बराबर होगी, A के। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के भी A के ही बराबर हुआ करती है। इसकी यूनिट और इसकी यूनिट क्या होती है, सेम। क्यों, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो जो K की यूनिट होगी वही A की यूनिट होगी, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं हुआ करती है। ये हमारा वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो एनर्जी बैरियर को ओवरकम करता है। कौन सा एनर्जी बैरियर को ओवरकम करता है, मेरे पास में यहां पर ऐसे करके अगर दिया हुआ है ऐसे,
तो यहां से लेकर के यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है फॉरवर्ड, और यहां से लेकर के यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है बैकवर्ड, और ये वाली वैल्यू हमारे पास में क्या हुआ करती है, डेल्टा एच। कैटेलिस्ट डाल देंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, और पॉइजन डाल देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है, तो ये जो K है ये कैटलिस्ट से चेंज हो जाता है, जबकि ये डेल्टा चेंज नहीं होता। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो आगे की ओर पढ़ेंगे हम, Z इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर आर टी, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस बात पे डिपेंड करता है, डेल्टा एच पे। तो इस तरह से देखा जाए तो डेल्टा एच जो हमारे पास में दिया हुआ है वो कैटलिस्ट के घटाने बढ़ाने से या कैटलिस्ट से डेल्टा एच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैटलिस्ट से चेंज नहीं होती है। किसकी वैल्यू चेंज होती है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। ये मैंने आपको बात समझा दी। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब है ऐसे, मतलब चीज यहां रखी थी A प्लस बी, इतनी सी एनर्जी दी और रिएक्शन हो गई, तो रिएक्शन फटाफट हो जाएगी। मतलब ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, तो यहां एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहां कम है। यहां से लेकर के यहां तक की एनर्जी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, एवरेज एनर्जी। अब कल को हमसे कोई पूछने लगता है कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन कैसी है, कौन एक्सो है कौन एंडो है, तो हमारे पास में पहले एनर्जी क्या थी, कम, बाद में एनर्जी कैसी हो गई, ज्यादा, हमने एब्जॉर्ब कर ली, तो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। इस वाले केस में हमारे पास में क्या, एनर्जी पहले क्या है, ज्यादा, अब एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि इधर की ओर ये एनर्जी का प्रोफाइल चल रहा है। पहले एनर्जी ज्यादा थी, अब एनर्जी क्या हो गई, कम, एनर्जी रिलीज हो गई, कैसी हो गई, एक्सो हो गई। एनर्जी कम, बाद में ज्यादा, एंडो, एनर्जी ज्यादा, कम रह गई, एक्सो हो गई। समझा दी एक्टिवेशन एनर्जी भी फटाफट यहीं पर बातें, ठीक है। तो अब इस वाली बात पे आ जाते हैं, जो ये लोग कह रहे हैं, जो मेरे हाथ में क्वेश्चंस दे दिए हैं साहब, चलो जी इन क्वेश्चंस की बात भी हम कर लेते हैं। क्या होगा, K इज इक्वल टू ए और ई ए ओवर आर टी, लॉग ले लीजिए, लॉग ई के इज इक्वल टू लॉग ई ए, यहां लॉग लेंगे तो क्या होगा, ई ए ओवर आर टी, लेकिन यहां बेस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। जब बेस 10 दिया तो इसे क्या करोगे, 2.303 log 10 K इज इक्वल टू log 10 A माइनस ई ए ओवर आर टी, ये डिवाइड करिए, log 10 K log 10 A माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी, 10 बेस है 10 बेस है। ये कंपेयर करा जाएगा इससे, जैसे, क्योंकि देखिए log 10 है तो log 10 ही बनाना पड़ेगा आपको। जैसे आप इससे कंपेयर करेंगे तो 10 इज इक्वल टू ई ए ओवर 2.303 आर, इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई तो ई ए इज इक्वल टू 2.30 आर इंटू 10, और कैलोरी में निकालना है तो आर की वैल्यू 2 रख दीजिए। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। 8वां पॉइंट भी हमने भेद दिया। हम तो हर पॉइंट को भेदते जा रहे हैं। इस वीडियो को एक बार और रोक करके देख लीजिए, समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स को, बार बार 2 बार देख लीजिए इस वीडियो को, आपको केमिकल काइनेटिक्स सारी पार नजर आएगी, एकदम पार, सच्ची। नेक्स्ट, फाइंड आउट ग्राफ बिटवीन द प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम इन 4th स्टेप। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमसे क्या कहा गया कि फर्स्ट ऑर्डर का रेस्पेक्टिव क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, इसको इसके साथ रख दो, KT हो गया, इसको यहीं रहने दो, तो ये क्या होगा, log E हो जाएगा A अपॉन A माइनस एक्स। मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है तो बदलता रहेगा, ये कैसा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको लिखा जा सकता है KT इज इक्वल टू, अब एक ही जगह हम क्या कर सकते हैं, P नॉट, और इस जगह पे क्या कर सकते हैं, PT, प्रेशर का लो या कंसंट्रेशन का लो, तो हम क्या कर सकते हैं अब, log EA माइनस log EA माइनस एक्स, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये मेरे पास में वेरिएबल है, कैसे, mx की तरह। तो इसे ले जाइए इसे, इसे ले जाइए इसे, तो y इज इक्वल टू सी माइनस
mx, y इज इक्वल टू c माइनस mx। इसको यहां ले जाओ, उसको वहां ले जाओ, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, log e a माइनस एक्स। आप क्या करिए, इसको यहां ले आइए ना, log e a माइनस एक्स, और ये क्या होगा, log e a माइनस के टी। तो ये y है, c है, mx है, इधर कौन है, t है, ऐसे आएगा y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। जरा ध्यान दीजिए, इसको ले जाइए यहां, इसको ले जाइए यहां, तो हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में कैसे ले गए, इसको जब हम इधर की ओर ले गए तो ये log a होगा और वहां के टी होगा, इधर की ओर ये t आपने बना दिया, कौन सी a होगी, x एक्सेस की तरह हो गया, इधर आपने log a ले लिया तो ये माइनस साइन के थ्रू a माइनस एक्स की जगह प्रेशर भी हो सकता है, तो क्या होगा, प्रेशर और टाइम के बीच में लॉग के थ्रू निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ होगा। कौन सा होगा, निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ होगा। कंप्लीट कर दिया 9th पीआर। कमिंग टू द 10th, कैटलिस्ट कैन चेंज के और के इक्विलिब्रियम, तो कैटलिस्ट के को चेंज करता है, के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 11th वाली बात पे आ जाते हैं। 11th बात हमसे पूछ रहा है, पॉइंट्स पे पॉइंट्स मारे जा रहा है और हम अपनी बातों को पूरा करते जा रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्ट किया यार, तो एक्सेप्ट इट। इफ इन द 4th स्टेप इट इज डिसॉल्व एंड एन एक्टिवेशन सॉल्यूशन इज तैयार। अच्छा, उसने कहा कि हमने जो 4th स्टेप मतलब फर्स्ट ऑर्डर जब बन गई है, इसका एक सॉल्यूशन तैयार करा, वो एक्टिव सॉल्यूशन बन गया बाय चांस, उसके लिए एंगल्स ऑफ रोटेशन बता रखे हैं। चलिए साहब, तो t इज इक्वल टू मेरे पास में कितना है, 0 है, 10 है, 30 है, एंगल ऑफ रोटेशन कितने, +40, +20 और -60, ये दे रखा है। बड़े आराम से करिएगा, क्या करना मैं आपको बताऊं। जब हम इनिशियल हैं तो वो +40 पे हैं, और रोटेट करते हुए फाइनल है तो -60 पे हैं। तो इनिशियल टू फाइनल जो रोटेशन होता है वो कितने के बराबर होता है, वो a के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन हमारी a से b है, इनिशियल से लेके फाइनल क्या होता है किसी भी का, 0 होता है। तो इनिशियल से लेके फाइनल के डिफरेंस को a बोलते हैं, और a माइनस एक्स कहां से होगा, बीच से लेकर के फाइनल तक के बीच का। तो बीच कहां पर आ गया, ये आ गया 20, तो यहां से लेकर के यहां तक का कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। दैट्स इट, खत्म कर दी बात। फिर से समझिए, इनिशियल से लेकर फाइनल तक का a, बीच में क्या आएगा, a के बाद a माइनस एक्स से लेकर के फाइनल तक का a माइनस एक्स। तो इस तरह से देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है, a किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, 100 के। यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है, मतलब a माइनस एक्स किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, 80 के। तो इस तरह से क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 100 अपॉन 80। That's it, सॉल्व हो गई, ये रोटेशन वाला सॉल्व हो गया। ठीक है, कदम यही बुलवा दूंगा आपके, चिंता ना करो साहब। इफ दिस ट्रू इनिशियल रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेटर इन द प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट का इनिशियल रेट हमेशा ज्यादा होता है, जो कि मैंने आपको ग्राफ के थ्रू बताया हुआ है। ग्राफ हमारा ये बताता है कि इनिशियल रेट हमेशा क्या होता है, ज्यादा हुआ करता है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया था, और फर्स्ट क्वेश्चन का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट करा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखेंगे, पहली बात करी थी 60 सेकंड में आपको रिपीट करा देता हूं सारी बातें। मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लो स्टेट रेट डिटरमाइनिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन बन जाएगी, नेगेटिव नहीं होती है, 0 नहीं होती है। स्लो स्टेप से हमने क्या करा, उसको एक्सप्रेशन को बनाया, उसमें जो नहीं दिखाया उसे गायब करा, उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकालने के बाद बहुत सारी और बातें कर ली थी हमने। एक्सेस वाले को हटा दिया, ऑर्डर हो गया फर्स्ट के बाद हम काम करते गए। तो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट जो था वो मैंने चैलेंज के तौर पर स्वीकार करा था। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। यूनिट ऑफ के से ऑर्डर से यूनिट ऑफ के, टी हाफ का ग्राफ कंपेयर कराना सिखा दिया। फर्स्ट ऑर्डर से मैक्सिमम टी हाफ तीनों ऑर्डर के जो फेमस है उनके बता दिए। जीरो ऑर्डर मेन कहां होता है, एडजॉर्प्शन रिएक्शन। एडजॉर्प्शन रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ करती हैं एडजॉर्प्शन रिएक्शन। कुछ बातें तो ऐसे ही मैं बताता चला जाऊंगा आपको। ठीक है, देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इन्होंने मुझे क्या दिया है, और फिर लास्ट में ये मुझे हटाए भले से चलते चलते अपने बच्चों को 5-7 मिनट की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स की बातें तो बताता ही जाऊंगा ना। तैयार हैं, करें सेकंड क्वेश्चन भी इनका एक्सेप्ट है। चलो जी, लाओ सेकंड को भी उड़ा देते हैं।
मिलता हूं सेकंड क्वेश्चन में। चलिए चैलेंज आगे बढ़ता चला जा रहा है, और चैलेंज आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा गर्माहट बढ़ती जा रही है। कुछ दिमाग में भी आपके भी आ रहा होगा कि यार दुष्यंत सर ने चैलेंज तो ले लिया, लेकिन अभी तो ये बाकी भी रह गए, अभी तो 50% बातें ही इंक्लूड हुई हैं, 50 तो अभी बाकी रह गई। तो देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर 50% से ज़्यादा की बातें और पूरी हो जाएंगी, मतलब 70-80 तक आ जाएंगे, तो बची रह जाएगी चलते चलते कुछ बातें आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। तो हमारे पास में जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात आती है। उसमें क्या कहा गया कि ए से बी बनता है, बी से सी बनता है। अब हमसे कह रहा है फॉर दिस एक्सप्रेशन फाइंड आउट द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ग्राफ हमें बताना टाइम के साथ। तो इधर की ओर हमारे पास में कौन सी चीज है, कंसंट्रेशन है, और इधर की ओर हमारे पास में क्या दिया हुआ, टाइम। हमें बताना है कि ग्राफ क्या होगा। यहां अब ग्राफ को अगर देखते हो तो कुछ इस तरह से देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए बी को हटा दीजिए कि बी नहीं है, तो हमारा सीधा सीधा सा ग्राफ हो गया कि ए से सी। ए से सी का मतलब क्या है कि ए तो खत्म हो रहा है और सी बन रहा है। ए तो खत्म हो रहा है और सी बन रहा है, ये हो गया। ए खत्म और सी बन गया। जरा ध्यान देना अगर ये नहीं है तो। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं बी है, तो पहले क्या होगा, अब इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हुआ क्या होगा, ए खत्म हो रहा होगा, बी बन रहा होगा, और अगर मैं इसकी बात करूंगा थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में बी भी खत्म हो जाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि आपका बी बनेगा और थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगा वो भी। पहले ए खत्म होगा, बी उसके बाद में खत्म होगा। पहले बी बनेगा फिर खत्म होगा। दिस इज फॉर बी। फिर से समझते हैं, ए खत्म हुआ, सी हमेशा बनेगा, इसको भूल जाइए। तो ए खत्म होगा, सी हमेशा बनेगा, बी पहले बनेगा फिर खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म होगी बात। आपसे कहता है टाइम एट विच बी इज मैक्सिमम, वो टाइम हमें बताना है, क्योंकि यहां K1 K2 लिखा हुआ है जिस पे ये मैक्सिमम होगा। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम का कितना होगा, 1/K2 - K1। यहां क्या होगा, log 10 K2/K1। तो 10 है तो 2.303, दैट्स इट। 10 है तो 2.303 ले लेंगे हम। नेक्स्ट, रेट ऑफ बी, हमें रेट ऑफ बी बताना कितना होगा। तो रेट ऑफ बी हमारे पास में कितना है, रेट ऑफ बी हमारे पास है K1A। इतने से आप यहां आ रहे हो और यहां से जा रहे हो, तो हमारे पास में क्या होगा, K2B, दैट्स इट। K1A से आए, K2B से चले गए, ये रेट ऑफ बी बचा खचा होगा। अब आपसे कहता है एट इक्विलिब्रियम देन रिलेशन ऑफ बी, मतलब अगर इस जगह पे इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम मतलब यहां से आने वाला यहां के जाने के बराबर हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जो स्टे कर रही है वो कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या होता है, K1A = K2B हो गया। दैट्स इट। ये अपने आप में थोड़ा सा एक स्पेशल क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया। ये वाली बात आ गई, ये वाली बात आ गई, ये वो टाइम है जब ये मैक्सिमम बनेगा, और ये वाली बात है जब ये इक्विलिब्रियम आएगा। और ऐसा वाला हमारे पास में कहां पर आया करता है, ऐसा वाला आया करता है रेडियो एक्टिविटी में। तो क्वेश्चन नंबर वो खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर ये खत्म हुआ, और इस तरह से मैं ये मान के चलता हूं कि 70 to 80% बातें कंप्लीट करा दी हैं आपको इसके थ्रू। कुछ बातें रह गई हैं, तो उसको बस लास्ट की ये 4-5 मिनट की वीडियो को आप देख लीजिएगा, जिसका मैंने नाम दिया है इन लोगों से हट करके। ये तो खून पी जाएंगे नहीं तो ऐसे करके चलते चलते। मेरे बच्चों के लिए ये चलते चलते कुछ पॉइंट्स हैं, 6-7 पॉइंट जिनको आपको भूलना नहीं है, उन्हें मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, बात समझा दे रहा हूं। मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो बात शुरू करते हैं अब हम लोग यहां से। आपकी चलते चलते वाली बात है, आपके साथ मैंने अब तक 2 क्वेश्चन बिताए और अब चलते चलते कुछ ये पॉइंट समझा रहा हूं। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स द परफेक्ट वाली कंडीशन में आपके आ जाएगी। क्वेश्चंस को करना शुरू कर दीजिए, हो जाएंगे। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ होगी तो आप करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि रेट हमारा 2 टाइम्स हो जाता है, अगर कंसंट्रेशन 8 टाइम करते हैं, तो वो हमें अपने आप देखने पड़ेंगे। मान लीजिए रेट 2 टाइम्स हो जाता है कंसंट्रेशन 8 टाइम करने पे, तो आप अपनी तरफ से मानेंगे R = K कंसंट्रेशन की पावर n। कंसंट्रेशन आपने क्या करी, 8 टाइम कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास में 8 टाइम कर दी। पहले क्या था, R था, K था और C की पावर n था। इस तरह से हमने डिवाइड करा। तो 2 = क्या होगा, 8 की पावर n होगा। n की वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। मतलब इस तरह से वैल्यूज को बना करके हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बड़े आसान होते हैं, इनको तो हम कह सकते हैं बेसिक बच्चा क्वेश्चन कहलाया जाता है। अब जब बात आती है यहाँ पर, जैसे H2O2 H2 और हाफ O2 में टूट रही है KMnO4 के साथ, तो KMnO4 क्या करता है, H2O2 को खाता है। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 अगर वो देता है आपको, तो ये A है, ये 0 है, 0 है,
a माइनस एक्स से ये x/2 है। हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में वॉल्यूम शुरू में जो यूज होगा K1O4 का, मान लीजिए वो इतना है, इक्विवेलेंट टू कितने होगा, शुरू में जो H2O2 है, शुरू में H2O2 कितना a है, टाइम t पे जो वॉल्यूम यूज होगा वो किसके इक्विवेलेंट है, a माइनस एक्स के। तो इस तरह से k इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स हो गया। a की वैल्यू कितनी है, v नॉट, और vt ये वाली हो गई, यहां पर है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ O2 करके मैं जो कह रहा हूं, तो वॉल्यूम ऑफ O2 के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, हमारे पास में क्या होगा, हमारा शुरू में जो K1O4 खर्च होगा उसका जो वॉल्यूम शुरू में खर्च होगा वो किसके लिए खर्च होगा, H2O2 के लिए। टाइम t पे जो खर्च होगा वो a माइनस एक्स के लिए होगा। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके रिस्पेक्टिव, तो ये मेरे पास में इनफाइनाइट टाइम पे, अगर हम इसको कहें पूरा खत्म हो जाने पे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे यहां पर बात करूंगा तो मेरे पास में क्या होगा, टाइम और v ऑफ O2, तो टाइम मेरे पास में कितना, 0 है। वॉल्यूम ऑफ O2 हमारे पास में कितना, शुरू की अगर मैं बात करता हूं तो शुरू में हमारे पास में कितना है, 0 है। मान लीजिए हमारे पास 10 मिनट हो गए तो ये कितना, x/2 है। मान लीजिए हमारे पास में इनफाइनाइट टाइम हो गया तो ये a/2 है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पे a/2 है, ये हमारे पास में चीज होगी। तो मान लो यहां पर हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई, और इसकी वैल्यू 60 हो गई। x/2 कितने के बराबर है, x/2 बराबर है 20 के। a/2 मतलब इनफाइनाइट टाइम पे a/2 कितने के बराबर है, 60 के। तो a भी आ गया, x भी आ गया, आंसर आ गया। तो एक फंडा ये हो गया। अब एक आता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, या फिर हम यहां कहते हैं उसको एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलिसिस करते हुए जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर। मतलब ये ऑर्डर इसका फर्स्ट होता है, लेकिन फर्स्ट एसिड की प्रेजेंस में होता है, ध्यान रखेंगे, हमेशा फर्स्ट नहीं होता है, बेस की प्रेजेंस में सेकंड ऑर्डर हुआ करता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस केस में हमारे पास में जो रेट एक्सप्रेशन आया करता है वो आपका क्या होता है, R इज इक्वल टू के, ये यहां पर मैंने आपकी बात करी हुई है, H प्लस CS3 COO CS3। क्योंकि हमारे पास में एसिड कांस्टेंट है, क्योंकि एसिड क्या है, यहां पर हमने कैटलिस्ट जो लिया, शुरू में क्या लिया, किसी एसिड को लिया एज ए कैटलिस्ट। तो एज ए कैटलिस्ट जब हमने लिया है तो हमारे पास में जो T हाफ होगा वो होगा 0.693 अपॉन K, और यहां पर क्या है, H प्लस। ये वैल्यू हमारी कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये वैल्यू हमारे पास में जब कांस्टेंट है मतलब H प्लस, कैटलिस्ट की अमाउंट भी हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, K की वैल्यू भी हमारे पास में क्या कांस्टेंट है। तो यहां एक नया K डैश डेवलप कर देंगे और हमारे पास में ये चीज इस तरह से आ जाएगी। ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का T हाफ कितना होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K डैश हुआ करता है। यहां पर जो हमारे पास में K डैश की वैल्यू है, हमारे पास में जो यहां पर K डैश की वैल्यू है कितने के बराबर है, 0.693 अपॉन K, और यहां क्या दिया हुआ है, H प्लस। अब H प्लस का मतलब ये है कि अगर 0.1 MHCl लिया है कैटलिस्ट और 0.001 MHCl लिया है कैटलिस्ट, तो इनकी वैल्यू को यहां रख देने पर T हाफ के ऊपर इफेक्ट देख लेते हैं। मतलब हमारे पास में T हाफ अगर 0.1 लेते हैं तो, हमारे पास में T हाफ अगर 0.001 हम लेते हैं तो, ये T हाफ कैसे है, T हाफ की वैल्यू कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। सीधी सी बात है, दैट्स इट। अब अगर बेस होता है इसकी जगह पर, अगर इसकी जगह पर हमारे पास में रेट एक्सप्रेशन में क्या होता है, बेस, तो R इज इक्वल टू के, ये रहा बेस, ये रहा हमारे पास में CS3 CO CS3, ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हमारे पास में सेकंड ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर। क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहां बेस रख दिया तो जो प्रोडक्ट का एसिड बनता है वो उससे रिएक्ट कर जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं। इसमें हम किसको यूज करते हैं, एक बेस को यूज करते हैं जो खाया करता है इसे, और यहां पर रहने वाले H प्लस नाम के कैटलिस्ट को। तो शुरू में ये A है, ये 0 0 है, A में से X लिया, ये X, ये X, A में से A लिया, ये A और ये A। अगर मैं शुरू के NaOH की बात करूंगा तो शुरू में जो NaOH मेरा यूज हो रहा होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ NaOH अगर V0 है, वो किसको खाएगा, वो H प्लस को खाएगा। टाइम T पे किसे खाएगा, H प्लस प्लस जो बनने वाला एसिड है उसे खाएगा।
उसकी वैल्यू कितनी है, जो बनने वाला एसिड है उसकी वैल्यू x है। इनफाइनाइट टाइम पर जो वॉल्यूम लगेगा वो H प्लस को खाएगा, साथ में A को खा लेगा। ये आ गया। अब यहां से हमारे पास में जो एक्सप्रेशन बनना है वो कौन से वाला बनेगा, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10 A अपॉन A माइनस एक्स, जो कि यहां से आ जाएगा। कैसे आएगा ये A कैसे आएगा, A माइनस एक्स कैसे आएगा, उसकी बात मैं आपसे करता हूं। कैसे A मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस। तो यहां पे आपका T इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303 अपॉन K log 10 V इंफिनिटी माइनस V0। A माइनस एक्स कितना होगा, दिस माइनस दिस, V इंफिनिटी माइनस VT। दैट्स इट, ये हो गया। अगर कैटलिस्ट ना हो तो शुरू का वॉल्यूम किसने खाया था, कैटलिस्ट ने, ये 0 हो जाएगा। अगर कहेगा हाफ लाइफ टाइम, जब हाफ लाइफ पीरियड आ गया तब V नॉट V नेट में क्या रिलेशन है, तो हाफ लाइफ होने का मतलब इस जगह पे कितना आ जाता है, ये जब हाफ लाइफ बनती है तो जानते क्या होता है, 2.303 अपॉन K log 10 A अपॉन A बाई 2 होता है, और ये ऊपर जब गया तो 2.303 अपॉन K log 10 2। दैट्स इट। तो इसकी वैल्यू 2 के बराबर कर देंगे, इसकी वैल्यू 2 के बराबर। हाफ लाइफ अगर मुझे ढूंढनी है तो हाफ लाइफ में इनके बीच में क्या रिलेशन है, हाफ लाइफ में इनके बीच में रिलेशन है कि दिस 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 इज इक्वल टू 2। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। ये किसका है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं साहब, ये है एस्टर की हाइड्रोलिसिस। अब एस्टर की हाइड्रोलिसिस में मैंने 4 बातें आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं। पहली बात हमारे पास में क्या है कि अगर हम एसिड की प्रेजेंस रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K H प्लस होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा T हाफ। बेस की प्रेजेंस है तो ऑर्डर क्या होगा, सेकंड होगा। V किसका यूज करेंगे, NaOH का। किस किस तरह से करेंगे, शुरुआत में कैटलिस्ट को खाएगा, बाद में खाएगा कैटलिस्ट प्लस जो बना हुआ एसिड है, बाद में खाएगा कैटलिस्ट प्लस जो इनफाइनाइट का AX करके फॉर्मूला आ जाएगा। ये खत्म। मेरे पास में ये H2 प्लस I2 2HI दिया और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट कैसे होता है, फॉरवर्ड इनका मल्टीप्लिकेशन, बैकवर्ड इसके लिए। ये हमारे पास में इधर प्लस 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 माइनस, ये क्या करा है मैंने कि हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन कहीं भी चल सकती है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो यहां पॉजिटिव साइन भी हो सकता है और नेगेटिव साइन भी हो सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। तो हमारे पास में कभी अगर वो पूछता है इक्विलिब्रियम का बताइए कितना वैल्यू होगा, तो इक्विलिब्रियम के समय इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 0। दैट्स इट। ये हमारे पास में नेक्स्ट बात हो गई। चलते चलते हमारे पास में कोई टूटता है A और B में, यहाँ K1 है और यहाँ K2 है। ये क्या है, रेट कांस्टेंट। हमसे पूछता है परसेंटेज ऑफ B कितना होगा, तो K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ C क्या होगा, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। अब ये K क्या होते हैं, ये K हमेशा इनवर्सली होते हैं टेम्प। T हाफ मतलब अगर K ना दे करके T हाफ दे दिया उस रिएक्शन के, तो T हाफ क्या होगा, 1 अपॉन T1 T2 1 अपॉन T2 ऐसे कर लेंगे। ऐसा कहां पे आ सकता है, आपका रेडिएटिविटी में भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये रखा, PCl5 प्रेशर की बात करी है। वो कह रहा है एक कंटेनर है, उसमें रिएक्शन चल रही थी, पहला प्रेशर हमारे पास में था और टाइम T का प्रेशर। तो पहले प्रेशर का कारण कौन है, PCl5, और बाद वाले प्रेशर का कारण कौन है, ये सबके मोल्स। तो पहला प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पहले वाले मोल्स, और बाद का प्रेशर प्रोपोर्शनल टू होगा बाद के मोल्स। और बाद में मोल्स हमारे पास में कौन कौन है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। बाद का प्रेशर हमारे पास में जो है वो इसके इसके और इसकी वजह से है। तो पहले अगर 100 है, बाद में 150 है, तो आप यहां से क्या करोगे, यहां से आप A अपॉन A प्लस एक्स कर लोगे, मतलब P नॉट अपॉन PT करोगे, और यहां से निकालोगे X और A के बीच में रिलेशन, और T के सब निकाला जा सकता है। नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट हो गया है, ये यहां पर बात हो गई है, ये रही है। अगर हमारे पास में कंसंट्रेशन अलग अलग है तो उसका K इस तरह से होगा। अगर आप कल को कंफ्यूज हो गए, मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए कि A माइनस B है या B माइनस A है या कुछ भी है, तो आप कह दीजिए A एक्सिस में है। मान लीजिए A एक्सिस में है, तो A अगर एक्सिस में होगा तो X उसके सामने क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब X खत्म हो जाएगा तो A से A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में K इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.303 A T log B अपॉन B माइनस एक्स। देखो आ गया नहीं आ गया, ऑर्डर कौन सा आ रहा है आपका, ऑर्डर आ रहा है। अब ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर A एक्सिस में हो गया तो ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, केवल B के रिस्पेक्ट में, और ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ये भी हो गया।
इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करके बना सकते हैं, वो आपने खूब अच्छे से बना रखा होगा। यहां के टी ले गए, के टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, माइनस 1 अपॉन ए उधर ले गए, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, के टी प्लस 1 अपॉन ए। तो ये क्या है वाई, ये क्या है एम एक्स और ये क्या है सी, ऐसे करके बनेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लीजिए मेरे पास में 0 से लेकर के a तक की बात करी जा रही है, यहां 1 अपॉन सी है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 10 है, हमसे कहेगा इनिशियल रेट बताइए कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन सी इधर है, इधर की ओर टाइम दिया है, 1 अपॉन सी और टाइम प्रोपोर्शनल है, तो डी सी बाय डी टी की वैल्यू हमारे पास में माइनस ऑफ के सी स्क्वायर आ रही है। तो पहले क्या करेंगे, ग्राफ से या इन दोनों के बीच के ग्राफ से डी सी बाय डी टी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डी सी बाय डी टी की वैल्यू हमारे पास में हमेशा क्या होती है, के सी की पावर एन। तो यहां से पता क्या चल गया, जब भी ग्राफ होगा टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में आप डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन से टाइम को गायब कर दीजिएगा, टाइम गायब करेंगे तो कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो उसका क्या कहलाएगी, ऑर्डर कहलाएगी, उस ऑर्डर को यहां रख दीजिएगा। अब बात आती है कि ओ ए क्या रोल प्ले करता है। इस जगह पर टाइम क्या है, 0, टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 है उस समय पे जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी हुआ करती है, ए होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन कब होती है, कब होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, जब टाइम क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो 1 अपॉन सी की वैल्यू यहां पर कितनी है, 10 है, या हम कहेंगे से 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी 10 है, तो ए की वैल्यू 1/10 हो गया। तो रेट कितना आया, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 2। ए कहां से आएगा, ए हमारे पास में ये वाला निकल करके आ गया। अब के कहां से आएगा, के हमेशा होता है स्लोप, तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, के बराबर हो गया। सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। सेकंड ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा एक्सप्रेशन बना देंगे। लेकिन अगर अचानक सवाल ऐसे करके लिख करके कहीं पर बना हुआ है, ऐसे लिखा है 1 अपॉन सी लिखा है, टी लिखा है, आपसे कहेगा बताइए क्या ऑर्डर है, तो 1 अपॉन सी प्रोपोर्शनल टू टी होगा, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के सी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर सेकंड है। इनिशियल रेट की बात करेगा तो इनिशियल रेट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर उसका ऑर्डर। के कहां से आएगा, स्लोप से, रेट निकल जाएगा, कंसंट्रेशन पता करनी है, कंसंट्रेशन कहां से आएगी, इस जगह पर टाइम कितना है 0, और जिस जगह पर टाइम 0 होता है वो जगह होती है ए की कंसंट्रेशन। तो यहां से लेकर के यहां तक की बात 1 अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए के बराबर होगा, और जो वैल्यू से निकल कर आ जाएगा, दैट्स मतलब इस जगह सी नाम की शब्द ए बन जाएगा। तो ये हमारे पास में चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजिंग बातें थी। चलते चलते ये मैंने अपनी तरफ से आपको दिया। उससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको 2 क्वेश्चन के थ्रू जो चैलेंज मुझे दिया था मैंने स्वीकार करा, उसको करा और अपनी बातें आपके सामने रख दी हैं, कर दी हैं। अब इन लोगों को क्या लगा क्या नहीं लगा वो ये लोग समझें। मैंने तो चीजों को कर दिया, आपको क्या लगा आप कमेंट के थ्रू बता देंगे। और अगर आप चलते चलते बातों को समझ चुके हैं तो हम अब आगे की बात करते हैं। और आगे की बात क्या है, नेक्स्ट चैलेंज हम लेकर के चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारे पास में होगी सॉल्यूशन से रिलेटेड। एक ही शॉर्ट में सॉल्यूशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराऊंगा। ठीक है साहब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।